दिल है कि मानता नहीं पार्ट 2। मिष्टी कुछ देर तक दरवाजे की तरफ बस देखती रही थी, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा हो कि वो सच में चला गया है। ये क्या था, उसने खुद से फुसफुसाकर कहा और वापस बिस्तर पर आकर बैठ गई थी। उसने अपना सिर थाम लिया था, जैसे सोचने की कोशिश कर रही हो कि पिछले कुछ मिनटों में जो हुआ वो हकीकत था या कोई बुरा सपना। मिष्टी ठिठक गई थी। उसकी आंखों में कुछ हल्का सा चुभा, गुस्सा नहीं था और दुख भी नहीं, बस एक अधूरा सा एहसास। कमाल है ये आदमी, उसने होठ भींचे पर आवाज़ कांप गई थी। वो खिड़की के पास गई पर बाहर कोई नहीं था। कुछ तो कह सकता था, एक थैंक यू ही सही। क्या मैं इतना भी डिजर्व नहीं करती? मिष्टी ने एक लंबी सांस ली और दिल को समझाया, चलो बस अब यहाँ से निकलना है। उसने अपना बैग उठाया और मोबाइल चेक किया, जो पूरी तरह से टूट गया था, और कमरे की आखिरी बार तलाशी लेने लगी थी, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। वो बिस्तर की चादरें ठीक करने लगी थी, जैसे बचपन से ही आदत थी। होटल हो या घर, जाते वक्त सब करीने से छोड़ना चाहिए। जैसे ही उसने तकिए को उठाया, एक सफ़ेद लिफाफा नहीं, शायद एक चेक ज़मीन पर गिर चुका था। उसने झुककर उसे उठाया, उलट और पलट कर देखा। राशि 1 करोड़। मिष्टी चेक में 1 करोड़ का अमाउंट लिखा देखकर शॉक्ड रह गई थी। नाम मिष्टी खन्ना, हस्ताक्षर आकाश राजदान। उसके हाथ कांप गए थे। ये क्या मजाक है? उसने चेक को दोबारा देखा। नकली तो नहीं लग रहा था, असली बैंक का था, साफ सुथरा, एकदम नए जैसी कड़कड़ाहट के साथ। और सबसे चौंकाने वाली बात, उसका नाम भी लिखा हुआ था। ये उसने क्यों छोड़ा? वो फौरन दरवाजे की तरफ बढ़ी, जैसे अब भी उसे रोक सकती हो, लेकिन हॉलवे में कोई भी नहीं था। रिसेप्शन से आती आवाज़ें भी अब उसे किसी और ही दुनिया की लग रही थी। वो वापस कमरे में लौट आई थी। दरवाज़ा धीरे से बंद किया। उसने चेक को फिर से देखा, जैसे उसमें कोई रहस्य छुपा हो। ये एहसान है या कोई हिसाब? मिष्टी ने एक बार फिर चेक को देखा। 1 करोड़, आकाश राजदान। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। ये कौन सा खेल है? हौले से उसने बैग में चेक रखा, खुद को संभालते हुए दरवाज़ा खोला। लॉबी अब लगभग खाली हो चुकी थी। रिसेप्शनिस्ट ने सिर उठाकर देखा, मगर कुछ कहा नहीं था। वो तेज़ी से होटल से बाहर निकली। होटल के बाहर धूप तीखी थी, लेकिन उसकी नज़रें होटल के बाहर खड़ी काली गाड़ियों पर थीं। होटल के सामने कुछ दूरी पर ही 4 या 5 काली गाड़ियाँ खड़ी हुई थीं। उनके पास खड़े लोगों की नज़र सिर्फ मिष्टी पर टिकी हुई थी। मिष्टी कुछ कदम पीछे हट गई थी। तभी एक गाड़ी का दरवाज़ा खुला। काला सूट पहने 2 आदमी तेज़ी से उसकी तरफ बढ़े। मैम, आपको हमारे साथ चलना होगा। कौन है आप? मिष्टी ने घबराकर पूछा और पीछे हटने लगी थी। कुछ देर बाद एक अनजान कमरे में गहरा सन्नाटा था। धीरे धीरे उसके कानों में धड़कनों की आवाज़ लौटने लगी थी। पलकें कुछ भारी थीं। मिष्टी ने सिर हिलाने की कोशिश की, पर आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। हाथ भी पीछे की ओर बंधे हुए महसूस हो रहे थे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कहाँ हूँ मैं? उसके होठ बामुश्किल हिले थे। उसने करवट लेने की कोशिश की, लेकिन कोई रस्सी उसके पैरों को भी बांध रही थी। तभी दरवाजे पर एक हल्की आहट सुनाई दी। किसी ने कमरे में कदम रखा था। आवाज़ धीमी थी, लेकिन मौजूदगी भारी थी। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? एक मर्दाना आवाज़ पूरे कमरे में गूंज गई थी। मिष्टी चौंक गई थी। कौन हो तुम? उसने डर को दबाते हुए पूछा। और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? आवाज़ फिर से गूंजी थी, अब उसके और करीब से, फुसफुसाहट सी। जो लड़की आकाश राजदान से सवाल पूछने की हिम्मत रखती हो, वो लड़की कमज़ोर तो नहीं हो सकती। मिष्टी की सांसें अटक गई थीं। तुम जानते हो उसे? कमरे में कुछ पल की खामोशी छा गई थी। उस शख्स ने मिष्टी के थोड़ा और करीब आते हुए कहा, मैं सिर्फ उसे जानता ही नहीं, उसके हर कदम की वजह भी समझता हूँ, और अब तुम भी समझ जाओगी, मिस डॉक्टर मिष्टी। तब उसकी आंखों से पट्टी उतार दी गई थी, लेकिन कमरे की तेज़ लाइट उसकी आंखों में चुभ रही थी। वो सामने देख भी नहीं पाई थी कि कौन है। तेज़ रोशनी कुछ पल बाद कुछ कम हुई थी। मिष्टी की पलकें झपकी और फिर धीरे धीरे सामने का चेहरा साफ हुआ। आकाश राजदान काले कपड़े पहने हुए सीधा उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में वही गहराई थी जो किसी के भी दिल को धड़कने पर मजबूर कर दे। तुम? मिष्टी की आवाज़ कांप रही थी। आकाश ने एक कदम उसके आगे बढ़ाया। क्यों लाए हो मुझे यहाँ? मिष्टी ने ज़मीन पर टिके पैरों से पीछे हटने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन रस्सियाँ अभी भी बंधी हुई थीं। आकाश उसके और करीब आ गया था। अब उनके बीच मुश्किल से एक हाथ की दूरी बची थी। शायद मेरे लोगों ने तुम्हें डरा दिया। उसकी आवाज़ में हल्की सी मुस्कान थी, पर आंखें गंभीर थीं। डर? मिष्टी हंसी, पर वो हंसी जली हुई थी। मैं किसी से नहीं डरती, समझे? आकाश की निगाहें उसके चेहरे पर टिकी हुई थीं, लेकिन अब वो उसके होठों की कपकपाहट, गालों की गर्मी और सांसों की बेचैनी को पढ़ पा रहा था। आकाश ने धीरे से अपने आदमियों को इशारा किया, उसके हाथ और पैर खोल दो। उसके लोग जल्दी से मिष्टी की रस्सियां खोलने लगे थे। जैसे ही मिष्टी की बंदिशें हटीं, उसने फौरन उठकर कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन आकाश ने अचानक उसे कमर से पकड़कर
उसकी कमर को अपने सीने से लगा लिया था। रुको, उसने उसकी कलाई पकड़ते हुए कहा, तुम कहीं नहीं जाओगी। मिस्टी छूटने की कोशिश करने लगी थी, अपने हाथ झटपटाकर दूर हटने की कोशिश करने लगी थी, पर आकाश ने उसे मजबूती से थाम लिया था। मैं तुम्हें जाने दूंगा। उसकी आवाज़ में गंभीरता थी, लेकिन तुम्हें मेरा ट्रीटमेंट करना होगा। मिस्टी ने हैरानी से उसकी ओर देखा। ट्रीटमेंट? मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट क्यों करूंगी? मुंबई में इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, तुम कहीं भी जा सकते हो। आकाश ने थोड़ा झुकते हुए उसके कान के करीब फुसफुसाकर कहा, इस वक्त मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता, और यहाँ से बाहर जाना भी मेरे लिए मुमकिन नहीं, क्योंकि पुलिस अभी भी मेरे पीछे पड़ी हुई है। मिस्टी की सांसें तेज़ हो गई थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अनजान सी नमी थी। बस मेरा ट्रीटमेंट करो, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। मिस्टी ने हिम्मत जुटाकर पूछा, और अगर मैंने मना कर दिया तो? आकाश की आंखों में एक गहरी आग जल उठी थी, पर उसके लफ्ज़ों में अब एक अजीब सी दहशत भी थी, जैसे कोई शेर अपनी दहाड़ रोक रहा हो। अगर तुम मना करोगी, उसकी आवाज़ धीमी मगर कड़क थी, तो मैं तुम्हें एहसास दिलाऊंगा कि मेरी दुनिया में एक बार जो फंस जाता है, उसके लिए कोई रास्ता नहीं होता वापस जाने का। उसने मिस्टी का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया था। उसकी हथेलियों की हल्की गर्माहट से वह कांप रही थी। मैंने तुम्हें अब तक अपनी मर्जी से रोका है मिस्टी, लेकिन तुम तब तक यहाँ से नहीं जा सकती, तब तक तुम मेरी बात ना मान लो। आकाश के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी, लेकिन उसकी आंखों में वो कड़वाहट थी जो किसी घाव की तरह दिल में घुस जाती थी। उसने धीरे से मिस्टी के गालों को छुआ। उसकी सांसें उनके करीब आ गई थीं। मैं फैसला तुम पर छोड़ता हूँ। मिस्टी की आंखों में आंसू बनकर एक अनजान सी नमी उभर आई थी। उसके दिल की दीवारें धीरे धीरे टूटने लगी थीं। बस मेरा ट्रीटमेंट करो, आकाश ने अपनी आवाज़ में थोड़ी नरमी के साथ कहा, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा जहाँ भी तुम जाना चाहती हो। दोनों के बीच खामोशी छा गई थी, जो हवा में बिजली की तरह झिलमिला रही थी। मिस्टी ने अपनी सूजी हुई पलकों को ऊपर उठाया। उसकी आवाज़ कांप रही थी, पर लहजा अब भी साहसी था। अगर मैंने तुम्हारी हेल्प की तो क्या तुम सच में मुझे जाने दोगे? आकाश की आंखों में पल भर को खामोशी पसर गई थी। फिर वो कुछ कदम उसके और करीब आया, उसके इतने पास कि मिस्टी की धड़कनों की गूंज उसे खुद भी सुनाई दे रही थी। हमारे धंधे में ज़ुबान की बहुत कीमत होती है। उसकी आवाज़ में अब वही माफिया वाला ठंडापन लौट आया था। मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ, लेकिन जो मुझसे खेलता है उसे खेलने लायक नहीं छोड़ता। मिस्टी ने उसकी आंखों में झांकते हुए धीमे से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। आकाश ने आंखें सिकोड़कर उसे देखा। शर्त? आकाश के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई थी, जैसे वह मिस्टी की हिम्मत को देखकर हैरान रह गया था। आकाश ने पास पड़ी चेयर पर बैठते हुए कहा, बताओ क्या शर्त है? मिस्टी ने थोड़ी घबराई हुई आवाज़ में कहा, तुम मुझे अभी यहाँ से जाने दोगे? हर शाम मैं तुम्हें देखने आऊँगी, बस एक हफ्ते के लिए। मैं मुंबई में हूँ अपनी कज़िन की शादी के लिए। उसके बाद तुम अपने लिए कोई और डॉक्टर ढूंढ लेना। एक पल को खामोशी के बाद आकाश उसके और करीब झुक गया था। उसके लब अब मिस्टी के बेहद पास थे कि ज़रा सी हलचल होने पर दोनों के होंठ एक दूसरे से टकरा सकते थे, और उसकी आंखों में एक गहराई थी जो किसी को भी डूबे दे। मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं, उसने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, लेकिन मुझे धोखा देने की हिम्मत मत करना मिस्टी, वरना उस शादी के घर को मातम का घर बनाने में मुझे एक पल भी नहीं लगेगा। उसके लहजे में कोई झूठ नहीं था, बस सच और चेतावनी थी, और उसकी आंखों में वो जिद जिससे मिस्टी की सांसें थम गई थीं। कमरे में एक पल को सन्नाटा पसर गया था। मिस्टी की आंखें आकाश की आंखों से नहीं हट पा रही थीं। वह डर तो रही थी, लेकिन झुक नहीं रही थी। आकाश ने अपनी निगाहें कुछ सेकंड तक उसके चेहरे पर टिकाईं, और फिर धीमे से उसके कंधे से पीछे हट गया था। आकाश की आंखों में अब भी वो सख्त ठहराव था, लेकिन उसकी उंगलियां अब कोट की जेब में कुछ तलाश कर रही थी। मिस्टी अभी भी गहरी सांस ले रही थी। उसकी धड़कनों में अभी तक आकाश की बातें गूंज रही थीं। फिर आकाश ने जेब से एक नया स्मार्टफोन निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया था। ये रखो। मिस्टी ने एक पल को फ़ोन को देखा, फिर उसकी तरफ देखा। मैं अपना मोबाइल खुद रिपेयर करा लूँगी, उसने धीमे से कहा, अपनी आवाज़ को शांत करने की कोशिश करते हुए। तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूरत नहीं ज़रूरी है, समझी? आकाश ने बीच में ही उसकी बात काट दी थी। उसके लहजे में वही हुक्म था जो इनकार बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मिस्टी ने अपनी भौहें हल्के से सिकोड़ते हुए कहा, तुम हर चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते मिस्टर, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ। मुझे अपनी बात दोहराने की आदत नहीं, आकाश ने इतनी कड़क आवाज़ में कहा था कि मिस्टी का दिल एक पल को बैठ गया था। फिर उसके लहजे में थोड़ी नरमी घुली। ये सिर्फ फ़ोन नहीं है मिस्टी, ये तुम्हारा सेफ्टी नेट है। किसी से भी बात करने के लिए, मदद मांगने के लिए या मुझ तक पहुँचने का ज़रिया। तुम्हारा फ़ोन मैंने तोड़ा था और ये मेरी गलती थी, लेकिन अब तुम्हें इसे लेना ही होगा। मिस्टी कुछ बोलने ही वाली थी,
लेकिन आकाश ने फ़ोन ज़बरदस्ती उसके हाथ में थमा दिया था। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया था। इस बार मिस्टी ने कुछ नहीं कहा था, बस फ़ोन को देखा और उसकी पकड़ थोड़ी और मजबूत हो गई थी। राघव, उसने बिना पीछे देखे आदेश दिया, डॉक्टर साहिबा को उनकी मंजिल तक छोड़ाओ, लेकिन कल शाम से पहले ये फिर यहीं दिखनी चाहिए। मिस्टी ने एक गहरी सांस ली। दिल अब भी कांप रहा था उसका, पर पैरों में हलचल थी, जैसे बंद दरवाजे अब खुद ब खुद खुलते जा रहे थे। वो आकाश की आंखों में बिना कुछ कहे देखती रही थी, मानो ये समझने की कोशिश कर रही हो कि ये माफिया है या उसका दुश्मन या कोई अधूरी कहानी। राघव ने दरवाज़ा खोला। चलिए मैडम। मिस्टी बिना कुछ बोले मुड़ी, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम बाहर रखा, आकाश की आवाज़ फिर से गूंजी, और हाँ मिस्टी, अगर तुम आज शाम तक नहीं आई तो अगली बार मैं तुम्हें खुद लेने आऊँगा, और तुम्हें अपने साथ लाने से मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। उसकी पीठ सीधी हो गई थी। कुछ कहे बिना वो कमरे से बाहर निकल गई थी। बाहर गाड़ी में बैठते वक्त उसके हाथ अब भी कांप रहे थे, पर आंखों में एक अलग सी जिद थी और दिल में एक अजीब सा डर। गाड़ी जैसे ही शहर की ओर बढ़ी, उसके जहन में आकाश का चेहरा बार बार घूमने लगा था। मैंने तो बस एक पेशेंट को बचाया था, ये मेरा कौन सा इम्तिहान बन गया है। उसकी आंखें, उसका लहजा और वो शब्द, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अगर तुमने मेरा इलाज किया तो। और उसके दिल के किसी कोने में, जहां अभी तक सिर्फ मेडिकल के सपने और परिवार की उम्मीदें बसी हुई थीं, अब एक परछाई उग आई थी। आकाश राजदान की परछाई। शाम को आकाश कमरे में अकेला खड़ा हुआ था। उसकी नज़रें उसी जगह पर टिकी हुई थी जहां मिस्टी अभी कुछ देर पहले खड़ी थी। राघव ने धीमे से पूछा, क्या आपको सच में भरोसा है उस पर? आपको नहीं लगता कि वो पुलिस को इन्फॉर्म कर सकती है? आकाश ने एक लंबी सांस ली और फिर बहुत धीमे से मुस्कुराया। उसे अब मुझसे डर नहीं लग रहा, यही सबसे खतरनाक बात है। और डरने की कोई बात नहीं राघव, वो पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करेगी। फिर उसने अपनी शर्ट के कॉलर के नीचे छुपे जख्म को छुआ। और वैसे भी अब सिर्फ उसका इलाज नहीं चाहिए मुझे, शायद अब उसे खुद को बचाना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। मिस्टी घर वापस लौट आई थी, लेकिन उसने किसी से भी बात नहीं की थी। उसी दिन दोपहर श्वेता का घर, मुंबई। शादी की हलचल पूरे घर में गूंज रही थी। कहीं मेहंदी के गीत चल रहे थे तो कहीं डेकोरेशन का शोर था, लेकिन इन सबके बीच मिस्टी का मन जैसे किसी और दुनिया में ही अटका हुआ था। उसने कमरे के एक कोने में बैठकर सिर पीछे दीवार से टिका दिया था। आंखें बंद की, लेकिन उसे नींद नहीं आई थी। हर बार आंखें बंद करने पर वही आकाश राजदान का चेहरा उसके सामने आ रहा था। दरवाजे पर धीरे से आहट हुई। मिस्टी। श्वेता अंदर आई, हल्के से उसकी तरफ देखा और फिर उसके पास आकर बैठ गई थी। कहाँ थी तू रात को? इतने कॉल्स किए तुझे, पता है सब कितना घबरा गए थे, और मम्मी ने तुझे मना किया था ना किसी भी होटल में स्टे करने के लिए। फिर कल रात तू बाहर क्यों रुकी थी? मिस्टी ने एक गहरी सांस ली। बस एक इमरजेंसी थी श्वेता। श्वेता ने उसकी तरफ देखा, जैसे ही उसे यकीन नहीं हुआ हो। और सुबह भी चेकआउट करने में इतनी देर क्यों की, ये तो बता। तुझे पता भी है मम्मी को कल तेरी कितनी टेंशन हो गई थी, मैं पूरी रात ठीक से सो भी नहीं पाई थी। मिस्टी श्वेता की बातें सुनकर भी उनका कोई खास जवाब नहीं दे रही थी। श्वेता ने उसके चेहरे की ओर देखा और उसे सवाल किया, तेरा चेहरा देख मिस्टी, जैसे किसी सदमे से निकली हो। मिस्टी क्या हुआ है तुझे, इतनी गुमसुम क्यों बैठी है? मिस्टी की आंखें भर आई थीं, वो चाहकर भी कुछ नहीं कह पाई थी। श्वेता ने उसका हाथ थामा। तू मुझसे कुछ छुपा रही है ना, बताना क्या बात है? श्वेता, मैं एक ऐसे इंसान की जान बचाने जा रही हूँ जिससे मेरी खुद की जान को भी खतरा है, लेकिन मैं उसे मना भी नहीं कर सकती। श्वेता चौंक गई थी। क्या तू यहाँ किसका ट्रीटमेंट कर रही है? तू तो मुंबई में किसी को जानती भी नहीं, कौन है वो? मिस्टी ने बहुत सोचकर कहा, ना मत पूछ अभी, बस ये जान ले कि अगर मैं हर शाम कुछ घंटों के लिए बाहर जाऊँ तो किसी से कुछ मत कहना, और बुआ जी से तो खास कर। और अगर एक हफ्ते के अंदर कुछ भी अजीब हो जाए तो पापा को सब बता देना। श्वेता अब डर गई थी। मिस्टी तो किसी मुसीबत में तो नहीं है? मिस्टी ने पहली बार मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया था। मुसीबत तो नहीं श्वेता, शायद किस्मत के किसी खेल में फंस गई हूँ। शाम के 6:45 बज चुके थे। मिस्टी शीशे के सामने खड़ी हुई थी। उसने सादी सी सफ़ेद कुर्ती पहनी हुई थी, बालों को हल्के से समेटा और एक बार फिर अपनी पलकों पर थमी नमी को पहुंचा। तभी उसका फ़ोन बजा। आकाश कॉलिंग। उसका दिल एक बार फिर धड़कने लगा था, लेकिन इस बार डर के साथ एक अजीब सा खिंचाव भी था। उसने कॉल रिसीव की। मैं तैयार हूँ, बस आ रही हूँ। फ़ोन के उस पार सिर्फ एक शब्द गूंजा था, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। रात 7:30 बजे। आकाश राजदान का पेंट हाउस, साउथ मुंबई।
आसमान को छूती बिल्डिंग की 23वीं मंजिल पर बना वो पेंट हाउस बाहर से जितना आलीशान था, अंदर से उतना ही खामोश। दीवारों पर लगे महंगे आर्ट पीसेस, छत से लटकती नीली रोशनी वाली चांदनी और खिड़कियों से दिखती समुद्र की रोशनी। पर उस सब के बीच एक अजीब सी ठंडक पसरी हुई थी। मिष्टी लिफ्ट से बाहर निकली। उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। ना जाने क्यों उसके दिल में एक अजीब सा डर गहराता जा रहा था। मिष्टी मन ही मन अपनी सोचों में उलझी हुई थी। क्या कल मैंने आकाश राजदान की मदद करके अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी? मिष्टी लिफ्ट से बाहर निकली और राघव उसे अंदर तक लेकर आ गया था। सर अंदर है, उसने बस इतना कहा और वापस चला गया था। मिष्टी ने कदम अंदर रखा और जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ उसे उसकी मौजूदगी महसूस हो गई थी। आकाश काले लोअर और ग्रे टी शर्ट में अपने विस्की ग्लास के साथ एक तरफ सोफे पर बैठा हुआ था। बाल थोड़े बिखरे थे पर आंखें अब भी वैसी ही तेज जिनमें शिकारी वाली चमक थी। वक्त की पाबंद हो, उसने ग्लास टेबल पर रखते हुए कहा। इस बार अच्छा लगा तुम्हें देखकर, मिष्टी ने सदी हुई आवाज़ में कहा। मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे लिए टाइम की बहुत वैल्यू है। बाकी सब आपके लिए फिजूल हो सकता है, मेरे लिए नहीं। आकाश उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ा। फिजूल चीज़ों में ही तो असली दिलचस्पी होती है डॉक्टर मिष्टी। मिष्टी ने नज़रें फेर ली थी और अपना मेडिकल बैग खोला। कंधे में गोली लगी है ना, तो शर्ट उतारिए और बातें कम कीजिए, मैं ड्रेसिंग कर दूं। आकाश ने कुछ सेकंड उसे यूं ही देखा जैसे उसकी आंखें मिष्टी के लहजे के पीछे की हिचकिचाहट को भांप रही हों। फिर उसने एक झटका दिया और टी शर्ट अपने कंधे से धीरे से नीचे सरका दी थी। मिष्टी ने एक नज़र उसे देखा, फिर थोड़ा झिझकते हुए कहा, या तो आप शर्ट पहन लीजिए या टी शर्ट को पूरी तरह से उतार दीजिए। टी शर्ट में बाउंड अच्छे से क्लीन नहीं हो पाएगा। आकाश ने एक नज़र उसे देखा, फिर अपनी शर्ट को चेंज करते हुए सोफे पर आकर बैठ गया था। जख्म उसके कंधे से कॉलर बॉल तक फैला हुआ था। मिष्टी ने जब जख्म को पहली बार देखा तो अनजाने में ही उसकी सांस हल्की सी थम गई थी। ये अभी गहरा है, लेकिन इन्फेक्शन कंट्रोल करना होगा, उसने प्रोफेशनल टोन में कहा। तुम्हारी आवाज़ कांप रही है, आकाश ने उसकी ओर झुकते हुए कहा। डर लग रहा है या मेरी सांसें तुम्हारे बहुत करीब आ गई हैं? मिष्टी ने खुद को संभालते हुए कहा, प्लीज़ चुप रहें और मुझे मेरा काम करने दें। आकाश की आंखों में हल्की सी मुस्कान तैर गई थी। वो अब उसके बिल्कुल पास था और उसकी सांसें उसकी गर्दन को छू रही थी। जैसे ही मिष्टी जख्म की सफाई करने लगी, आकाश ने धीरे से कहा, तुम्हें देखकर लगता ही नहीं था कि तुम किसी की तकलीफ को इतने सलीके से भी छू सकती हो, लेकिन फिर भी डरती हो। उसे समझने में मिष्टी का हाथ हल्का सा कांप गया था। मैं डॉक्टर हूँ, कोई बेरहम इंसान नहीं, वो फुसफुसाई। आकाश ने उसकी कलाई पकड़ ली थी और बहुत हल्के से। तुम हर बार मुझे अपनी हिम्मत दिखाती हो मिष्टी, लेकिन तुम्हारी आंखें मुझे वो सब बता देती हैं जो तुम छुपाती हो। मिष्टी ने उसकी पकड़ से धीरे से अपना हाथ छुड़ाया। ट्रीटमेंट हो गया आपका, अब मैं जा रही हूँ। लेकिन आकाश ने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए उसके सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया था। कल भी आओगी ना? मिष्टी ने सीधी उसकी आंखों में देखा। हाँ, जब तक आपके ज़ख्म ठीक नहीं होते मैं आती रहूँगी, और अगर तुम्हारा नाम मेरे ज़ख्म पर पड़ जाए तो। उसकी आवाज़ में एक धीमी सी बेचैनी थी और मिष्टी की धड़कनें फिर से तेज़ होने लगी थीं। मिष्टी ने बिना कोई जवाब दिए दरवाज़ा खोला और तेज़ी से बाहर निकल गई थी। पीछे खड़ा आकाश कुछ पल तक उसी जगह खड़ा रहा था। उसकी सांसें अब भी वहीं थीं जहाँ मिष्टी खड़ी हुई थी। उसकी दुनिया में पहली बार कोई ऐसा आया था जो इसका इलाज कर सकता था, सिर्फ जख्मों का नहीं, उस आग का जो उसके अंदर सालों से जल रही थी। मिष्टी घबराते हुए लिफ्ट के पास पहुंची जहां राघव पहले से ही खड़ा हुआ था। चलिए मैम, उसने बहुत एहतराम के साथ कहा और मिष्टी को बाहिफाजत उसके घर फिर से छोड़ आया था। बांद्रा में श्वेता के घर रात 9:15 बजे कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खुला और मिष्टी तेज़ी से अंदर आ गई थी। उसकी सांसें तेज़ थीं और चेहरा थोड़ा घबराया हुआ था। श्वेता जो अपने रूम में शादी के फंक्शंस की फ़ोटोज़ शॉट कर रही थी, तुरंत उठकर हॉल में आई। अरे तू आ गई, कहाँ थी इतनी देर तक? तूने तो कहा था कि 1 घंटे के लिए जाना है, लेकिन तुझे पता है 3 घंटे हो चुके हैं और मम्मी तेरे बारे में कब से पूछ रही हैं। तुझे कितनी बार कॉल किया मैंने, तूने एक बार भी रिसीव नहीं किया। मिष्टी ने खुद को थोड़ा कंट्रोल किया, बैग नीचे फेंका और बोली, कुछ मत पूछ श्वेता, मैं इतनी उलझन में हूँ कि समझ ही नहीं आ रहा कि क्या सही है और क्या गलत। श्वेता का चेहरा गंभीर हो गया था। क्या हुआ मिष्टी, तू ठीक तो है ना? किसी ने कुछ कहा है क्या? मिष्टी कुछ पल तक चुप रही थी, फिर धीमी आवाज़ में बोली, श्वेता मैं आकाश राजदान से मिली थी।
श्वेता की आंखें चौड़ी हो गई थीं। तू पागल हो गई है क्या? वो गैंगस्टर माफिया, क्या ज़रूरत थी उससे मिलने की? मिष्टी ने अपने दिल की धड़कनों को कंट्रोल करते हुए कहा। श्वेता, वो ज़रूरत नहीं थी, मजबूरी थी। मिष्टी की आवाज़ टूटी हुई थी। मैंने होटल में उसकी हेल्प की थी। कल रात वो पुलिस से बचता हुआ मेरे होटल के रूम में घुस आया था। और फिर? श्वेता ने हैरानी से पूछा। उसने कहा है कि उसे मुझसे ट्रीटमेंट चाहिए। उसके कंधे पर गोली लगी है और वो किसी और डॉक्टर पर भरोसा नहीं कर सकता। श्वेता का चेहरा सख्त हो गया था। और तू मान गई? मिष्टी ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा और फिर धीरे से बोली, हाँ, पर मैंने शर्त रखी है कि मैं उसके पेंट हाउस में नहीं रुकूंगी। हर शाम सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए जाऊंगी और शादी के बाद वैसे भी मैं कानपुर वापस चली जाऊंगी, तो कोई डरने की बात नहीं होगी। तेरा दिमाग ख़राब है क्या मिष्टी? ये लोग, अगर एक बार इनकी दुनिया में कोई शामिल हो जाता है तो फिर कभी इनकी दुनिया से बाहर नहीं निकल सकता। नहीं श्वेता, ऐसी बात नहीं है। उसने कहा है कि अगर मैंने उसका ट्रीटमेंट किया तो वो मुझे जाने देगा। सच में मिष्टी? वो आदमी सिर्फ गैंगस्टर ही नहीं बल्कि हार्टलेस भी है। श्वेता गुस्से से आगे बढ़ी। देख मिष्टी, मैं तेरा पागलपन समझती हूँ। तू हमेशा सबकी मदद करना चाहती है, पर इस बार तू अपनी ज़िंदगी से खेल रही है। आकाश राजदान कोई आम इंसान नहीं है। मिष्टी ने उसकी बात काटते हुए कहा। लेकिन उसके अंदर भी कोई इंसान है श्वेता। जब वो मेरी ओर देखता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे बुरी तरह पढ़ रहा हो, जैसे मैं कोई किताब हूँ जो उसे सुकून देती है। श्वेता एक पल को चुप हो गई थी और फिर उसने मिष्टी के कंधे पर हाथ रखा और बहुत प्यार से कहा, मैं जानती हूँ मिष्टी, तू दिल से सोचती है, लेकिन इस बार दिमाग से सोचना होगा। वो कोई साधारण मरीज़ नहीं है और ना ही वो तेरे लिए कोई साधारण रिश्ता बनने वाला है। मिष्टी की आंखों में उलझन साफ झलक रही थी। उसने खिड़की की तरफ देखा, जैसे वहाँ से कोई जवाब मिलने वाला हो। कमरे में कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई थी। फिर वह धीमी आवाज़ में बोली, मुझे पता है श्वेता, ये सब आसान नहीं है, लेकिन जब मैंने उसकी पट्टियाँ बंध लीं उसे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था, लेकिन उसने एक बार भी शिकायत नहीं की। बस मेरी आंखों में देखता रहा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो। श्वेता ने गहरी सांस ली और उसका हाथ थाम लिया था। मिष्टी, तू एक अच्छी डॉक्टर है, तू ये सब अच्छे से समझती है। हर जख्म दवा से नहीं बढ़ता। कुछ लोग आदतों से ज़ख्मी होते हैं और आदतें जल्दी नहीं बदलती। मिष्टी की पलकें हल्की से झपकी। मैं कोई बेबस लड़की नहीं हूँ श्वेता, लेकिन मैं उसे यूँ तड़पते हुए नहीं देख सकती। अगर उसका ट्रीटमेंट सही वक्त पर नहीं हुआ तो उसका हाथ भी डैमेज हो सकता है, और एक डॉक्टर होते हुए मैं किसी के भी साथ ऐसा कैसे होने दे सकती हूँ? उसे सज़ा देना पुलिस का काम है, मेरा नहीं। और पुलिस अपना काम अच्छे से कर रही है। एक ना एक दिन उसे अपने कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलेगी, लेकिन मैं उसे यूँ तड़पते नहीं देख सकती, और ना ही उस तन्हाई में अकेले मरते हुए। श्वेता का चेहरा थोड़ा पिघल गया था, पर चिंता उसके चेहरे पर अब भी बनी हुई थी। क्या तू जानती है कि आकाश का नाम सिर्फ पुलिस की लिस्ट में ही नहीं बल्कि दुश्मनों की हिट लिस्ट में भी है? अगर तू उसके पास गई तो खुद की जान पर भी दांव लगाएगी। मिष्टी की नज़रें ज़मीन पर थीं, पर उसका मन तय कर चुका था, अगर मैं ना गई तो मेरी आत्मा मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। और उसके मदद मांगने के बाद भी अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपने प्रोफेशन को कैसे जस्टिफाई कर पाऊँगी? हम डॉक्टर्स के लिए कोई अमीर गरीब कोई भी इंसान हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। वो सिर्फ हमारे लिए सिर्फ एक पेशेंट होता है जिसकी हमें जान बचानी होती है। हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो कौन है और क्या है। और रही बात मेरी जान की, तो वो मैं पहले ही अपने प्रोफेशन में सौंप चुकी हूँ। चाहे हालत कैसी भी हो, एक डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है अपने मरीज़ की जान बचाना। अगली शाम आकाश का पेंट हाउस। आकाश बालकनी में खड़ा समुद्र की तरफ देख रहा था, लेकिन उसकी आंखें उस दरवाजे की ओर थीं। उसने पहली बार किसी का इंतज़ार करना सीखा था। पेंट हाउस की बालकनी में समुद्र की लहरों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। हल्की हवा पर्दों के होले से हिला रही थी। आकाश अकेला खड़ा था, एक हाथ में कॉफ़ी का मग, और आंखें उस दरवाजे पर टिकी हुई थी जहाँ से मिष्टी को आना था। उसके चेहरे पर हमेशा छाया रहने वाला सख्त लुक आज कुछ नरम था। दरवाज़ा धीरे से खुला और मिष्टी अंदर आई। सफ़ेद कुर्ते और नीली चुन्नी में बाल खुले हुए थे और चेहरा हल्का थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में जिद और आत्मविश्वास था। आकाश ने धीमे से मुड़कर उसे देखा। तुम आ गई? उसकी आवाज़ धीमी थी, जैसे किसी अनसुने सुकून की पुकार हो। आकाश ने अपनी तीखी नज़रों से उसे घूरते हुए कहा,
तुम्हें डर नहीं लगता डॉक्टर, यहाँ आने से, मुझसे मिलने से? जिन लोगों से मैं अब तक मिला हूँ उनकी तो मेरा नाम सुनते ही रूह तक कांप जाती है। आकाश की बात सुनकर मिष्टी ने एक गहरी सांस ली और फिर अपनी नज़र उसकी ओर उठाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं यहाँ अपना फ़र्ज़ निभाने आई हूँ और तुम मेरी नज़र में सिर्फ एक पेशेंट हो और कुछ नहीं। चलो अब जहाँ भी बैठना है बताओ। मिष्टी ने अपने बैग से ग्लव्स और कुछ मेडिसिन का सामान निकाला। वो किसी भी तरह से प्रोफेशनल रहने की कोशिश कर रही थी। आकाश ने थोड़ी देर उसे देखा और फिर धीमे से अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा था। मिष्टी ने पल भर को निगाहें फेर ली थीं। ज़्यादा दर्द होगा? आकाश ने अचानक मिष्टी से सवाल किया। तुम जैसे लोग भी क्या दर्द से डरते हैं? मिष्टी ने जवाब दिया, लेकिन उसका हाथ हल्का सा कांप गया था जब उसने उसकी चोट को टच किया था। तुम जैसी लड़कियों का छूना कुछ और ही दर्द दे जाता है। आकाश ने उसके कान के करीब आते हुए फुसफुसाते हुए कहा। मिष्टी की उंगलियां ठिठक गई थी। उसकी धड़कनों की रफ्तार जैसे बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं यहाँ तुम्हारा ट्रीटमेंट करने आई हूँ, तुम्हारी फालतू बातें सुनने नहीं। आकाश उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दिया था। तुम्हारी ये झुंझलाहट किसी और पर भी उतनी ही हावी होती है क्या? ये सिर्फ मुझ पे? मिष्टी ने झल्लाकर उसकी ओर देखा, पर उसकी आंखों में जो झुंझलाहट थी उसमें हल्की सी घबराहट भी छुपी हुई थी। वो फिर से प्रोफेशनल अंदाज में खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। शायद तुम जैसे मरीजों के लिए मुझे सेडेटिव अपने साथ रखना चाहिए था, उसने होठ भींचते हुए कहा। तभी आकाश ने हल्का सा दिल पर हाथ रखते हुए कहा, ओह। मिष्टी एकदम घबरा गई थी। क्या हुआ? दर्द हुआ? ज़्यादा दर्द हो रहा है? मिष्टी घबरा कर उसके जख्म को चेक करने लगी थी। आकाश ने एक लंबी गहरी सांस ली और फिर उसके चेहरे के ओर करीब झुक गया था, इतना कि उसकी सांसें मिष्टी की गर्दन को छूने लगी थी। अगर तुम्हारे ट्रीटमेंट में ये झल्लाहट सिर्फ मेरे लिए है तो दर्द सहने लायक बन जाएगा। मिष्टी की आंखें अचानक बड़ी हो गई थी। वो तुरंत पीछे हटी, लेकिन कमरे की दीवार से टकरा गई थी। दूरी बना के रखो, वह फुसफुसाई, लेकिन उसकी आवाज़ में वो ठहराव नहीं था जो वो चाहती थी। ये तो तुम पर डिपेंड करता है डॉक्टर साहिबा। अगर मेरे दर्द को देखकर इतना तड़पोगी तो कैसे खुद को तुमसे दूर रख पाऊंगा? ये तो तुम पर है डॉक्टर साहिबा, कौन कितनी दूरी बना पाता है। वो एक पल के लिए बिल्कुल करीब आ गया था और फिर दरवाज़ा अचानक ज़ोर से खुला। राघव हड़बड़ाते हुए अंदर आया। बॉस, इमरजेंसी है। मिष्टी ने तुरंत पीछे हटकर खुद को संभाला, जबकि आकाश की आंखों में एक अधूरी सी मुस्कान थी, जैसे कोई खेल बीच में ही रुक गया हो। दोस्तों, आकाश और मिष्टी की कहानी आपको कैसी लग रही है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी कहानी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और कहानी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। हमारी कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।